अक्सर जब डस्टबिन में कूड़ा डाला जाता है ना, तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, इस पर शायद ही ध्यान दिया जाता हो। मतलब एक तरह से ये कमाल की मैजिक ट्रिक जैसा लगता है। कूड़ा अंदर गया और दुनिया से गायब। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली आदत। वही तो, एक कलेक्टिव आदत बन चुकी है ये, जहां वेस्ट का अस्तित्व तभी तक लगता है जब तक वो हमारे हाथ में है। पर कल सुबह यानी 1 अप्रैल 2026 से ये मैजिक ट्रिक पूरी तरह से इल्लीगल होने वाली है। दरअसल वो कूड़ा दुनिया से गायब होता ही नहीं था। ये उस ट्रिक का सबसे बड़ा इल्यूजन था। वो बस सिस्टम में कहीं और जाकर एक नया पहाड़ बनाता था। पर अब नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो आ गए हैं, जो 2026 के रूल्स हैं, कल से लागू हो रहे हैं। बिल्कुल उनके लागू होने के साथ वो पुराना कलेक्ट एंड डंप मॉडल पूरी तरह बदल रहा है। ये नए रूल्स इसेंशियली 2016 के पुराने फ्रेमवर्क की जगह ले रहे हैं और इनका क्लियर मकसद एक सर्कुलर इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करना है। आज 31 मार्च 2026 है और इस डीप डाइव का मिशन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के इस नए फ्रेमवर्क और इन लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स के ढेर को डिकोड करना है। देखना यह है कि सोर्स सेग्रीगेशन और अकाउंटेबिलिटी अब सिर्फ बज़वर्ड से आगे बढ़ के प्रैक्टिकली ग्राउंड पर कैसे आने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राइट, ये बहुत जरूरी शिफ्ट है। अगर इस पूरे ट्रांजिशन को देखा जाए ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक आसान से कीपैड फोन से अचानक किसी को कॉम्प्लेक्स स्मार्टफोन पर शिफ्ट होना पड़े। इंटरेस्टिंग एनालॉजी है ना? मतलब कीपैड फोन पर काम करना एक रिफ्लेक्स होता था, उसमें बस एक बेसिक हार्ड ड्राइव होती थी, सब कुछ वही डंप होता था। पर नए वेस्ट सिस्टम में पूरे नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर रहे हैं। हर तरह के मटेरियल के लिए एक अलग एप्लीकेशन है, एक अलग प्रोसेसिंग मेथड है। अब बस एक डब्बे में सब कुछ डंप नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी इस मैकेनिज्म को बहुत एक्यूरेटली डिफाइन करती है। सर्कुलर इकोनॉमी का कोर आइडिया सिर्फ पुरानी चीजों को रिसाइकिल करना नहीं है। कोर आइडिया ये है कि किसी भी मटेरियल को उसके एंड ऑफ लाइफ तक पहुंचने ही ना दिया जाए। उसका आखिरी सफर लैंडफिल में ना हो। सही बात है। उसको वापस सप्लाई चेन में लाने के लिए शुरुआत में ही बिल्कुल सोर्स पर सही तरीके से अलग करना पड़ेगा। इसलिए ये मॉन्यूमेंटल बदलाव किसी मेगा फैक्ट्री से नहीं, बल्कि हर आम घर के किचन और डस्टबिन से शुरू हो रहा है। तो अगर आम किचन की बात हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि वेट एंड ड्राई वाले उस पुराने कॉन्सेप्ट की छुट्टी हो रही है, क्योंकि हम सब उसी के आदी हो चुके थे। बिल्कुल छुट्टी हो रही है। नए नियम सीधे 4 अलग बिन्स का मैंडेटरी सिस्टम ला रहे हैं। 4? अच्छा, तो पहला बिन वेट वेस्ट के लिए होगा, जिसमें खाने के छिलके, बचा हुआ खाना और ऑर्गेनिक मैटर जाएगा, और दूसरा बिन ड्राई वेस्ट का, जिसमें रिसाइक्लेबल्स जैसे प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, मेटल और ग्लास जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, आदत पड़ी हुई है। हाँ, वहां तक सब फेमिलियर है। पर तीसरा और चौथा बिन असल में दिमाग का टेस्ट लेने वाले हैं। तीसरा बिन सैनिटरी वेस्ट का है, जिसमें डाइपर्स और सैनिटरी नैपकिन्स जाएंगे। हाँ, और उन्हें प्रॉपर्ली पेपर में रैप करके ही फेंकना अब लीगली जरूरी कर दिया गया है। और फिर आता है चौथा बिन, स्पेशल केयर वेस्ट के लिए। स्पेशल केयर वेस्ट? एक मिनट, पर एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये सब काफी ओवरवेलमिंग लगता है। घर में ऐसी क्या स्पेशल चीजें निकल रही हैं रोज? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चौथे बिन की जरूरत पड़ क्यों रही है। घर में ऐसी बहुत सी चीजें रोजाना डिस्कार्ड होती हैं जो दिखने में ऑर्डिनरी लगती हैं पर नेचर में बेहद हैजर्डस होती हैं। जैसे पुराने पेंट के डब्बे जिनमें केमिकल्स बचे होते हैं। ओह अच्छा। या फिर फ्यूज हो चुके बल्ब्स जिनमें मर्क्यूरी होता है। सही पकड़ा। या फिर एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ। इन्हें किसी भी हाल में ड्राई या वेट डस्टबिन में मिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, अगर किसी घर में एक बल्ब फ्यूज हो गया है, या अचानक सरदर्द की गोली निकालते वक्त पता चला कि पत्ता एक्सपायर हो चुका है, तो वहां रुककर ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अरे ये प्लास्टिक जैसा दिख रहा है पर दवाई है, इसीलिए स्पेशल केयर में जाएगा। हाँ, लगाना तो पड़ेगा। ये तो हर रोज सुबह सुबह अपने ही घर में एक 4 पीस पजल सॉल्व करने जैसा हो गया यार। अचानक से पूरे देश को वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निकलिटी सीखने के लिए पुश किया जा रहा है। ये पजल शुरू में कॉम्प्लेक्स जरूर लगता है, पर इसके पीछे का मैकेनिज्म डायरेक्टली ह्यूमन सेफ्टी और ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ है। अनसैनिटेशन वर्कर्स की कंडीशन को इमेजिन करना जरूरी है, जो हर रोज हजारों टन कूड़ा अपने हाथों से हैंडल करते हैं। राइट। उनकी सेफ्टी तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
एक टूटा हुआ बल्ब या थर्मामीटर का मर्करी उन्हें सीरियसली इंजर कर सकता है? बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, जब एक्सपायर्ड दवाइयाँ या पेंट के केमिकल्स आम वेट वेस्ट के साथ मिलकर किसी लैंडफिल में दब जाते हैं, तो वो केमिकल्स वहीं आराम से बैठे नहीं रहते। वो धीरे धीरे मिट्टी में रिसते हैं, लीच करते हैं। और एक्वाफर्स के जरिए सीधे उस ग्राउंड वाटर में एंटर करते हैं, जो वापस हर घर में सप्लाई होता है। सही कहा। उस टॉक्सिक लूप को तोड़ने के लिए उस पजल को इंडिविजुअली सॉल्व करना ही पड़ेगा। वो लीचिंग वाला मैकेनिज्म वैसे बहुत क्रिटिकल है। एक बार केमिकल ग्राउंड वाटर में मिल गया तो वो वापस फूड चेन में ही आएगा। और वेट वेस्ट की प्रोसेसिंग को लेकर भी नए रूल्स काफी स्पेसिफिक हैं, मैंने पढ़ा था। डॉक्यूमेंट बताता है कि वेट वेस्ट को या तो कंपोस्ट किया जाएगा या बायोमिथेनेटेड किया जाएगा। हाँ, बायोमिथेनेशन। ये शब्द सुनने में काफी हेवी लगता है, पर अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये एसेंशियली ऑर्गेनिक मैटर को बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया के जरिए ब्रेक डाउन करने का तरीका है ना, जिससे बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एक तरह से खाने के छिलकों को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करना। एग्जैक्टली। एनारोबिक डाइजेशन के इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डार्क ऑक्सीजन फ्री टैंक्स में उस वेट वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। पर ये प्रोसेसिंग तभी सक्सेसफुली काम करती है जब उस वेट वेस्ट में कोई बैटरी, दवाई या प्लास्टिक ना मिला हो। अच्छा, मतलब एक भी गलत आइटम पूरे बैच की प्रोसेसिंग को डिरेल कर सकता है। पूरा बैच खराब हो सकता है। इसलिए सोर्स सेग्रीगेशन इतना बड़ा मुद्दा है। घरों की और इंडिविजुअल हैबिट्स की बात तो समझ आती है, पर किसी भी बड़े शहर का डेटा देखा जाए तो लगभग 30% वेस्ट आम रेजिडेंशियल घरों से आता ही नहीं है। वो कमर्शियल हब्स, बड़े मॉल्स, हॉस्पिटल्स और मैसिव आईटी पार्क से आता है। सही बात है, उनका वॉल्यूम अलग ही होता है। तो एक पूरे टेक पार्क के बाहर सिर्फ 4 डस्टबिन रख देना इस प्रॉब्लम को थोड़ी ना सॉल्व कर पाएगा। उनकी वेस्ट जनरेशन का स्केल ही इंडस्ट्रियल लेवल का होता है। और इसीलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 में बल्क वेस्ट जनरेटर्स, जिसे BWG कहा जाता है, उनके लिए पूरा एक अलग ऑपरेशनल मॉडल डिजाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन काफी शार्पली तय की गई है। BWG की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली नए रूल्स में? कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका फ्लोर एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो, या जो एक दिन में 40,000 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल करती हो, या फिर रोजाना 100 किलो से ज्यादा कूड़ा पैदा करती हो। 100 kgs? वो एक मेट्रिक सुनने में तो बड़ा लगता है, पर एक मिड साइज हाउसिंग सोसाइटी या कॉर्पोरेट बिल्डिंग हर रोज आराम से इस लिमिट को क्रॉस कर लेती होगी। आराम से। इसलिए नंबर्स को सेट करने का लॉजिक ऑब्वियस लग रहा है। सरकार एसेंशियली उन स्पेसिफिक जोन्स को टारगेट कर रही है जहां वेस्ट बस एक कैजुअल बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल स्केल पर पैदा हो रहा है। और इन BWGs पर एक स्पेसिफिक नियम तो पा गया है, जिसे एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मैंने पढ़ा था EBWGR। हाँ, EBWGR। इसका मतलब इन बड़ी एंटिटीज को अपना वेट वेस्ट अब अपने ही प्रेमिसेस के अंदर, यानी ऑन साइट, प्रोसेस करना होगा। इन्हें लोकली कंपोस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या बायोगैस यूनिट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक हाईटेक आईटी पार्क या किसी लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बीच में अब एक मिनी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट या कंपोस्ट फैसिलिटी होगी? बिल्कुल होगी। इस डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे की सिंपल मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। अगर शहर का 30% वेस्ट वहीं लोकली प्रोसेस हो जाए जहां वो पैदा हो रहा है, तो म्यूनिसिपल सिस्टम पर से कितना बड़ा बोझ कम हो जाएगा, जरा सोचिए। ये तो है, कूड़ा उठाने वाली हेवी ट्रक्स के हजारों ट्रिप्स रोजाना बच जाएंगे। इससे सिर्फ वेस्ट मैनेज नहीं होता, बल्कि ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, ट्रैफिक और म्यूनिसिपल फंड्स की मैसिव बचत होती है। पोस्टर्स बेसमेंट में लगाए जा सकते हैं जो बिना बदबू फैलाए रोजाना खाने के कचरे को मिट्टी में बदल देते हैं। पर ग्राउंड लेवल पर देखिए, ये काफी बड़ा पुशबैक क्रिएट कर सकता है। एक लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट जहां लोग स्विमिंग पूल्स और लैंडस्केपिंग के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, क्या वहां सच में प्रेमिसेस के अंदर एक वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी चलाना फीजिबल होगा? स्पेस और एस्थेटिक्स के हिसाब से ये रिस्ट्रिक्शन काफी टाइट लगती है। नियम बनाने वालों ने इस प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी को भी एड्रेस किया है। एक एस्केप वाल्व दिया गया है। अगर किसी कॉर्पोरेट कैंपस या सोसाइटी में सच में लीगली और स्पेशली ऑन-साइट प्रोसेसिंग फीजिबल नहीं है, तो उन्हें एक अर्बन वेस्ट EBWGR सर्टिफिकेट लेना होगा। और इस सर्टिफिकेट का क्या मतलब होगा प्रैक्टिकली? स्पेस नहीं दे सकते तो डायरेक्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट उठानी ही पड़ेगी। यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि नियम पेपर पर लिखना और ग्राउंड रियलिटी में उन्हें रिग्रेसली इन्फोर्स करना, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है। लोग इनएविटेबली शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। शॉर्टकट्स तो हमेशा ढूंढे जाते हैं। वही ना,
बड़े फैक्ट्रीज, आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट्स या मॉल ओनर्स इन कॉम्प्लेक्स रूल्स को इजीली क्यों मानेंगे? बिना किसी बुलेट प्रूफ इन्फोर्समेंट इकोसिस्टम के लोग पेपर पर फॉल्स डेटा सबमिट करना शुरू कर देंगे कि उनका कूड़ा प्रोसेस हो रहा है, जबकि असल में वो किसी खाली जमीन पर बस डंप हो रहा होगा। अगर पिछले दशक से इसको कंपेयर किया जाए ना, तो इस बार का एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर पूरी तरह पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल पर ग्राउंडेड है। जो पोल्यूशन फैलाएगा वही पैसा भरेगा। बिल्कुल। ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल मैकेनिज्म पर काम करता है। जो पोल्यूशन फैलाएगा, इकोसिस्टम को क्लीन करने की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पेनल्टी वही भरेगा। स्ट्रिक्ट फाइन्स लागू किए गए हैं। अगर कोई BWG बिना रजिस्ट्रेशन ऑपरेट करता मिला या फॉल्स रिपोर्टिंग डिटेक्ट हुई, तो ऑपरेशंस हॉल्ट करने तक के पावर्स है सिस्टम के पास। बाप रे, ये तो काफी स्ट्रिक्ट है। और मजेदार पॉइंट ये है कि नगर निगम या लोकल म्युनिसिपल बॉडीज खुद इस मॉनिटरिंग से बाहर नहीं है। अगर वो बिना अलग किया हुआ मिक्स कूड़ा सीधे लैंडफिल्स में भेजते हैं, तो उन्हें नॉर्मल प्रोसेसिंग कॉस्ट्स के मुकाबले एस्ट्रोनॉमिकल पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इफेक्टिवली लैंडफिल्स का पूरा पर्पस और डेफिनेशन ही रीराइट किया जा रहा है। नए लैंडफिल रिस्ट्रिक्शंस एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि जमीन में दबाने के लिए सिर्फ वही स्पेसिफिक वेस्ट जाएगा जो टोटली नॉन रिसाइक्लेबल है, जिससे कंबशन के जरिए एनर्जी नहीं बन सकती और जो पूरी तरह इनर्ट है। हाँ, इनर्ट होना जरूरी है। इनर्ट से मतलब उन मटेरियल से है जो नेचर में निष्क्रिय होते हैं, जो मिट्टी और पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करके टॉक्सिसिटी रिलीज नहीं करते। बाकी हर एक चीज को इकोनॉमी में वापस प्रोसेस होना ही पड़ेगा। पर एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है, इस मैसिव मूवमेंट पर आखिर नजर कौन रखेगा? टेक्नोलॉजी। वही तो, शहर की गलियों में घूमती हजारों ट्रक्स, हंड्रेड्स ऑफ RWAs की कंपोस्टिंग रिपोर्ट्स, इस वास्ट स्केल पर डेटा ट्रैक करना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल साउंड करता है। इसी इम्पॉसिबल लॉजिस्टिकल चैलेंज को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यानी CPCB ने एक मैसिवली सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल डिप्लॉय किया है। ये कोई सिंपल डैशबोर्ड नहीं है, बल्कि पूरे वेस्ट लाइफ साइकिल की रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग है। रियल टाइम ट्रैकिंग मतलब लाइव मैप पर? हाँ, कलेक्शन ओरिजिन से लेकर ट्रांसपोर्ट होने और फाइनल प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक पहुंचने की पूरी जर्नी कंटिन्यूअसली डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगी। GPS ट्रैकिंग और RFID स्कैनिंग के जरिए हर ट्रक की मूवमेंट मैप पर लाइव चलेगी। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे हम किसी ऑनलाइन ऐप पर अपने फूड डिलीवरी बॉय को ट्रैक करते हैं। रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक हो गया, रास्ते में है और डिलीवर हो गया। पर अचानक से ये रियल टाइम GPS ट्रैकिंग पूरे शहर के कूड़ा ट्रक्स पर लागू हो रहा है। सही कहा, बिल्कुल वैसा ही है। और इस कंटिन्यूअस डेटा फ्लो से फॉल्स रिपोर्टिंग का लूपहोल प्रैक्टिकली बंद हो जाता है। हाँ। अगर पेपर पर किसी टेक पार्क ने क्लेम किया कि 100 टन वेस्ट निकला है, पर प्रोसेसिंग प्लांट पर ट्रक ने सिर्फ 80 टन डिलीवर किया, तो पोर्टल तुरंत उन मिसिंग 20 टन्स को फ्लैग कर देगा। एग्जैक्टली। वो 20 टन रास्ते में कहाँ गायब हुआ उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये मैसिव डेटा जनरेट करेगा पोर्टल। अगर हम इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो CPCB पोर्टल द्वारा जनरेट किया गया ये रॉ डेटा सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं है। ये वेस्ट मैनेजमेंट की डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने का एडवांस्ड टूल है। पोर्टल का हीट मैप क्लियरली दिखाएगा कि किस जोन में वेस्ट जनरेशन हाई है पर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज मिसिंग है। समझ गया। और इसी डेटा के आधार पर प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने के लिए फैसला जल्दी लिया जाएगा। बिल्कुल। नई रूल्स में फास्टर लैंड एलोकेशन का मैंडेट शामिल किया गया है। नए प्लांट्स के लिए स्पेसिफिकली ग्रेडेड क्राइटेरिया बनाया गया है ताकि एनवायरमेंट क्लियरेंस की फाइल्स बरसों तक रुकी ना रहें और हेवीली क्लस्टर्ड जोन्स को तुरंत ऑपरेशनल कैपेसिटी मिल सके। और इसी डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ एक और मेजर मैंडेट ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है RDF का। RDF, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। इसका मैकेनिज्म हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था मुझे, पर बेसिकली जो ड्राई वेस्ट रिसाइकिल नहीं हो सकता लेकिन उसके अंदर एनर्जी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जैसे मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक्स, रबर या फैब्रिक्स। हाँ, उनको मैकेनिकली श्रेड और ड्राई करके हाई कैलोरीफिक फ्यूल पैलेट्स बनाए जाते हैं। नए मैंडेट ने हैवी इंडस्ट्रीज को सीधी टारगेट किया है ना इसमें, खास तौर पर सीमेंट प्लांट्स, जहां फर्नेसेस को ऑपरेट करने के लिए मैसिव कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए होती है। अगले 6 सालों में उन्हें अपने टोटल फ्यूल यूसेज में RDF का इस्तेमाल 5% से बढ़ाकर 15% करना ही होगा। इस स्पेसिफिक मैंडेट का मैक्रो मैकेनिज्म पूरी सर्कुलर इकोनॉमी को ड्राइव करता है। सरकार एसेंशियली इस प्रोसेस्ड फ्यूल के लिए एक गारंटीड मार्केट डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट कर रही है। क्योंकि अगर कूड़ा से फ्यूल बना लिया पर खरीदारी कोई ना हो तो फायदा क्या? वही तो, सर्कुलर चेन वहीं टूट जाएगी। सीमेंट और पावर प्लांट्स को लीगली बाउंड करके
इस इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेनिंग बनाया गया है। पोल्यूटर पेज के जरिए जो फाइनेंशियल पेनल्टीज आती हैं वो आखिर में इसी ग्रिड को और एक्सपैंड करने में फंड की जाएंगी। ये पूरी टेक और मशीनरी बड़े शहरों, हेवी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और मैसिव कॉर्पोरेट हब्स में तो ब्रिलियंटली काम करती हुई लगती है। जीपीएस पोर्टल्स, आरडीएफ फ्यूल पैलेट्स, ऑन-साइट बायोगैस प्लांट्स, ये सब फ्लैट अर्बन लैंडस्केप्स में आसानी से सेट हो जाते हैं। पर उन सेंसिटिव जोन्स का क्या, जहाँ की ज्योग्राफी बिल्कुल अनफॉरगिविंग है? आप पहाड़ी इलाकों और आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। हाँ, देश में मैसिव पहाड़ी इलाके हैं, डीप वैलीज हैं, अंडमान जैसे आइलैंड्स हैं। अब वहां कूड़ा उठाकर हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरी स्टेट में तो भेजा नहीं जा सकता। वहां जमीन वैसे ही लिमिटेड है, ट्रांसपोर्ट नामुमकिन है और इकोलॉजी बेहद फ्रिजाइल होती है। सही बात है। अर्बन मॉड्यूल्स ऐसी एक्सट्रीम ज्योग्राफीज में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। SWM रूल्स 2026 की ड्राफ्टिंग में इस फंडामेंटल लिमिटेशन को डीपली रिकॉग्नाइज किया गया है। इसलिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के लिए एक इंटायरली डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है। वो क्या है? एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि इन जगहों की लोकल बॉडीज को ऑफिशियली टूरिस्ट यूजर फीस लगाने की छूट दी गई है और ये फीस गवर्नमेंट के जनरल अकाउंट में नहीं जाएगी। इसका पैसा एक्सप्लिसिटली वहां के स्पेशलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन में जाएगा। ये मैकेनिज्म तो बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की वेस्ट प्रॉब्लम वहाँ की लोकल पॉपुलेशन कम क्रिएट करती है, बल्कि वो मैसिव फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा क्रिएट करती है जो वेकेशंस पर आती है। पर ग्राउंड रियलिटी में सिर्फ पैसा दे देने से उस नाजुक इकोलॉजी का प्लास्टिक पोल्यूशन रुक नहीं जाएगा। अगर लाखों टूरिस्ट लगातार पहुंचते रहेंगे तो इकोसिस्टम तो तबाह होगा ही। हाँ, फंड कितना भी भर जाए, लिमिट तो क्रॉस होगी। उस पर्टिकुलर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इस नियम का सबसे रैडिकल और फार रीचिंग कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। नया लॉ टूरिस्ट इनफ्लो को सीधे उस जगह की कैरिंग कैपेसिटी से लिंक कर रहा है। कैरिंग कैपेसिटी, ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। कैरिंग कैपेसिटी एसेंशियली एक साइंटिफिक मेट्रिक है जो कैलकुलेट करता है कि कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी, मान लीजिए एक लेक टाउन या एक आइलैंड रिजर्व, बिना अपने इकोसिस्टम को डिग्रेड किए कितना वेस्ट बैकलॉग और कितना ह्यूमन स्ट्रेस प्रैक्टिकली हैंडल कर सकता है। इसमें वाटर टेबल और वेस्ट प्रोसेसिंग ग्रिड दोनों मेजर होते हैं। एक मिनट, इस मेट्रिक का एक्चुअल एप्लीकेशन तो डीपली डिस्ट्रप्टिव लग रहा है। मतलब आगे चलकर किसी खूबसूरत हिल स्टेशन या आइलैंड पर छुट्टियां बिताने जाना इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां का कूड़ा मैनेजमेंट सिस्टम कितना भरा हुआ है। एग्जैक्टली। अगर उनके ग्रिड ने मैक्सिमम लिमिट हिट कर ली तो सिस्टम ऑफिशियली वहां नए टूरिस्ट्स का आना कैप कर देगा। ये द टूरिज्म का पूरा नजरिया ही बदल देगा। वेकेशंस प्लान करना अब सिर्फ बजट या अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस स्टैटिस्टिक्स पर टिक जाएगा कि उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर उस हफ्ते गार्बेज कैपेसिटी बची है या नहीं। ये एक्सट्रीम स्टेप इकोलॉजी और सर्वाइवल के लिए लॉन्ग ओवरड्यू था। सिस्टम आखिरकार लीगली एक्नॉलेज कर रहा है कि नेचर की लिमिट्स को एंडलेसली स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। बरसों से अनकंट्रोल्ड टूरिज्म इकोनॉमी ने इकोलॉजी को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर रखा था। अब नेचुरल प्रिजर्वेशन को स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी मिली है। ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग पॉइंट है। और नो लिटरिंग जोन्स का क्या जो बनाए जा रहे हैं? इस कैरिंग कैपेसिटी फ्रेमवर्क के साथ उन सेंसिटिव जोन्स में स्ट्रिक्ट नो लिटरिंग इन्फोर्समेंट और मैंडेटरी कलेक्शन हब्स बनाए जा रहे हैं। अगर कोई टूरिस्ट अपने साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक बॉटल्स या पैकेज रैपर्स लेकर उन वैलीज में जाता है तो रैंडमली उसको डस्टबिन में डंप करने के बजाय उन्हें डेजिग्नेटेड रिटर्न पॉइंट्स पर फिजिकली वापस लाकर जमा करना मैंडेटरी होगा। ओह वाओ, मतलब आपको अपना कूड़ा अपने साथ वापस पॉइंट तक लाना होगा। ये पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल माइक्रो लेवल पे टेस्ट करता है। बिल्कुल करता है। तो इस पूरे डीप डाइव को अगर सम अप किया जाए तो फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। कल से लागू होने वाले SWM रूल्स 2026 बस डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए मॉडिफिकेशंस नहीं हैं। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल और बिहेवियरल बदलाव है। और इसकी सफलता इसेंशियली 2 सेपरेट इंजन्स पर टिकी है। एक इंजन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है, जहां नगर निगमों और म्यूनिसिपैलिटीज को अग्रेसिवली अपनी कलेक्शन फ्लीट्स, ट्रक्स और प्रोसेसिंग ग्रिड्स को ऐसे अपग्रेड करना होगा जो 4 अलग स्ट्रीम्स को फ्लॉलेसली ऑपरेट कर सकें। हाँ, और दूसरा इंजन ह्यूमन साइकोलॉजी का है, जो कि एनफोर्स करना सबसे मुश्किल काम है। बिना किसी एक्सक्यूज के हर दरवाजे पर उन 4 बिन्स की पजल को हर रोज एक्यूरेटली अलग करना पड़ेगा।
चाहे वो सीपीसीबी का डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो या सेंसिटिव जोन्स की कैरिंग कैपेसिटी, ये सब तभी सक्सेसफुल होंगे जब एंड कंज्यूमर अपनी आदत बदले। सही बात है। अगर सोर्स सेग्रीगेशन ठीक से नहीं हुआ तो आगे की सारी टेक्नोलॉजी यूजलेस है। चलिए अब इस चर्चा को एक ऐसी दिशा में छोड़ते हैं जो सोर्स से एक कदम आगे की सोच है। थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। अगर सीसीपीबी का नया सेंट्रलाइज्ड पोर्टल प्रैक्टिकली ट्रक्स, हेवी प्लांट्स और मैसिव कमर्शियल हब्स का पूरा वेस्ट फुटप्रिंट रियल टाइम ट्रैक कर सकता है, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है जहां हर आम नागरिक और घर का एक पर्सनल वेस्ट फुटप्रिंट स्कोर बनने लगे? एक पब्लिक वेस्ट मैट्रिक, जैसे बैंक्स एक फाइनेंशियल क्रेडिट स्कोर असाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक वेस्ट मैनेजमेंट स्कोर। ये सुनने में थोड़ा डिस्टॉपिक लगता है, पर टेक्निकली बहुत प्लॉजिबल है जिस तेजी से ग्रिड डिजिटल हो रही है। एग्जैक्टली एक पब्लिक रिकॉर्ड जो मेजर करे कि स्पेसिफिक ब्लॉक्स या अलग-अलग घर कितना कूड़ा पैदा कर रहे हैं और कितना एक्यूरेटली रिसाइकिल कर रहे हैं। अगर डेटा बार बार फ्लैग करता है कि स्पेशल केयर वेस्ट और वेट वेस्ट को कंसिस्टेंटली मिक्स किया जा रहा है, तो एल्गोरिथम्स उस पर्सनल स्कोर को गिरा देंगे। हो सकता है आगे चलकर उस कम स्कोर की वजह से नागरिकों पर हायर गार्बेज टैक्सेस लगें और ईमानदारी से सेग्रीगेशन करने वालों को टैक्स में रिबेट्स मिले। ये मैकेनिज्म बिहेवियर चेंज को फोर्स करने के लिए अल्टीमेट टूल बन सकता है, पर हाँ, प्राइवेसी और सर्वेलेंस के सवाल जरूर उठेंगे। सही बात है। अभी ये आइडिया स्पेक्युलेटिव लगता है, पर जिस मैसिव डिजिटल ट्रैकिंग को नए रूल्स मैंडेट कर रहे हैं, ये रियलिटी ज्यादा दूर नहीं लगती। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कूड़ा उठाकर पीछे फेंक देने का वो पुराना मैजिक ट्रिक अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इस नए सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क में वो 4 डस्टबिन्स अब सिर्फ आम वेस्ट कंटेनर्स नहीं रहे, वो इस देश की सबसे क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स चेन की फ्रंट लाइन्स बन चुके हैं। इन फ्रंट लाइन्स पर कल से क्या नया होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिकोड करने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसे प्रैक्टिकली ग्राउंड पर लागू होते देखना वाकई दिलचस्प